नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इतिहास विषय पे पहले बृहद चर्चा भी की है और अभी कर भी रहे हैं। हम लोग टेट, अग्निवीर इत्यादि जितने भी एग्जाम्स हैं उसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एडमिट कार्ड भी आ गए हैं कई एग्जाम के। तो हम कहीं ना कहीं अब मैराथन की क्लासेस भी लेकर आएंगे और आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, जब हम इतिहास में आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे समाज में कितनी बुराइयां पहले फैली हुई थी। आपको पता भी है, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ईटीसी जो भी है। दोस्तों, जैसा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो है, इसको हम शुरू करने से पहले कुछ इसके पहले तथ्य को जान लेते हैं कि यह कैसे हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना का उद्भव हुआ। दोस्तों, हमारे समाज में जो दोष थे उसको कहीं ना कहीं दूर किया गया। किनके द्वारा? जैसे कि आप ये भी जानते हैं, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन सब की इसमें प्रमुख भूमिका है। हमारे राष्ट्रवाद के उदय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। थोड़ा हम इससे पहले देखेंगे हमारे समाज में कितने दोष थे, उस पर हम चर्चाएं कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि छुआछूत, भेदभाव, ईटीसी जो भी है, इसमें एक तरह से इनके उन्मूलन में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने बृहद प्रयास किए, बहुत प्रयास किए इस पे, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक यह सक्सेस भी हो गए इसमें। उसके बाद दौर आया दयानंद सरस्वती जी का। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें इन्होंने यह लिखा है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी शासन से वो अच्छा नहीं हो सकता। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने ही एक तरह से स्वराज की बात कही थी सर्वप्रथम, और कहीं ना कहीं आगे चल के यह प्रयोग में भी लाया गया। दोस्तों, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ आपको ये भी पता है। सामाजिक, धार्मिक कई तरह के आंदोलन हुए हैं, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि समाज में जो दोष थे उसको दूर करने के लिए सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। उसके बाद इन्होंने बृहद रूप से सुधार किए। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इनके द्वारा आर्य समाज, कहीं ना कहीं कहा भी गया है कि वेदों की तरफ लौटो, अर्थात इन्होंने वेद, देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। अपने संस्कृत की तरफ आप ध्यान दीजिए। ब्रिटिश द्वारा जो दिया गया है उसको हमें ग्रहण नहीं करना है, वेदों की तरफ लौटो। दूसरा, इन्होंने यह भी कहा है कि जातिवाद पे कुठाराघात किया है।
उसके बाद इन्होंने भेदभाव को भी दोषपूर्ण बताया है। दोस्तों यही नहीं, इन्होंने यह भी कहा है, जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो वह स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि यह सब बुराइयां विद्यमान थी और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन में कहीं ना कहीं एकता का उद्भव हमारे समाज में हुआ। आपको ये भी पता है कि पहले भारत, थोड़ा इतिहास के अंदर जाएंगे, आप जानते हैं 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसके बाद भी आधुनिक काल में भी कई भागों में बटा हुआ था। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक यहाँ क्या किया, ये सब एक झंडे के नीचे शासन किया। अर्थात इन्होंने यह पूरा भारत वर्ष है जो है उसको एक सूत्र में कहीं ना कहीं बांध के रखा ब्रिटिश ने, और यह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को उदय एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने दिया। यह भले ही अपने हित के लिए कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में यह न्यूज जा रहा था कि ऐसा शासन भी ग्रहण किया जा सकता है कि एक झंडे के नीचे, एक शासन के नीचे हम लोग रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे कई सारी बुराइयां भी निकली। अंग्रेज भले ही बुरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमें बेनिफिट दे के गए हैं, ज़्यादा नहीं कुछ। जैसे नए नए निर्माण, रेलवे का आवागमन हमें मिला डलहौजी के समय, क्योंकि वो अपने हित के लिए प्रयोग कर रहे थे, हमारे लिए नहीं, लेकिन उनके द्वारा कहीं ना कहीं यह आविष्कार हमें मिला है। वह इसलिए किए ताकि संचार की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, कहीं पे भी विद्रोह हो रहा है वहां जल्दी पहुंचा जा सके। ऐसा नहीं है भारतीयों के लिए किया, लेकिन लेके तो वो गए नहीं, हमारे पास वो मौजूद है। एनीवे, हम बात करते हैं, थोड़ा आर्थिक पक्ष भी देख लेते हैं इसका। देखिए, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं धन की निकासी भी की है। धन की निकासी, इसका सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया है अपनी पुस्तक में, उन्होंने यह कहा कि अंग्रेज जो हैं भारतीय समाज में जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, उद्योग हैं, उनको कहीं ना कहीं वो नष्ट कर गए और यहाँ से कच्चे माल को वो भेजते थे, अर्थात कच्चे माल का निर्यात करते थे, और जो आयात करते थे वो बने बनाए माल का आयात करते थे। एक तरह से हमें निर्माण के लिए नहीं, केवल आयात के लिए तैयार किया जा रहा था, वो भी अपने हित के लिए। यहाँ से कच्चा माल जाता था और वहां से बना बनाया माल हमें आयातित करना पड़ता था। क्योंकि निर्यात पे भारी भरकम कर भी लगाया गया था और आयात पे जो है कर जो है कम था, और एक तरह से कह लीजिए आयात को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो यह भी सिद्धांत दिया गया। कहीं ना कहीं आप यह भी देखते हैं कि शिकागो सम्मेलन जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका, यूरोपीय देश, जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनको कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, उसकी सभ्यता के बारे में परिचय कराते हैं कि भारतीयों की संस्कृति क्या है, उनकी सभ्यताएं का क्या है, कितना बृहद है, कितना अच्छा है, इससे भी उन्होंने परिचित करवाया। अर्थात अपने देश में ही सुधार केवल नहीं चल रहा था, या विदेशों में भी चल रहा था। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप जानते भी हैं, वह शिकागो सम्मेलन में सम्मिलित भी हुए थे और हमारी संस्कृति का उन्होंने बृहद प्रचार भी किया था। दोस्तों, यही नहीं, भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में भी बांधने में बहुत बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं, मैंने जैसा कि बताया, अंग्रेजों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ।
मैंने बताया आपको कि पहले हमारा राज्य छोटे छोटे भागों में बटा था, लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा कुछ अपने शासन लागू किए गए, नियम लागू किए गए, तो वो समान रूप से पूरे देश में लागू होते गए। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसका फाउंडेशन है, और धीरे धीरे यह भावना प्रबल होती गई। उससे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे आंदोलन शुरू हुए, या कह लीजिए प्रारंभिक अवस्था इसकी जो है वह है आपका कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, हम इरेज करते हैं फिर बताते हैं आपको। दोस्तों मैंने बताया आपको कि कांग्रेस की स्थापना, यहां से प्रक्रिया प्रारंभ होती है हमारे आंदोलन की, एक तरह से कह लीजिए। पहले भी हुए हैं लेकिन इतने बृहद रूप से, या कह लीजिए क्रमबद्ध रूप से जो है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया चालू हुई बृहद रूप से। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो है वह हैं A.O. ह्यूम। ये इसके संस्थापक हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं, प्रथम अध्यक्ष यह हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। दोस्तों यह भी सवाल जरूर उठेगा मन में कि आखिर में कांग्रेस की स्थापना कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कह लीजिए, या एक व्यवस्थित शासन के रूप में, पहले यह एक व्यवस्थित शासन हमें प्राप्त हो, सामाजिक हित में हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई। बाद में हमें स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं कांग्रेस को, लेकिन पहले हम एक व्यवस्थित शासन, सामाजिक संतुलन जिसमें हो, वह हमें चाहिए था, जिसके पक्षधर बहुत सारे नेता हमारे थे। यह क्वेश्चन जरूर उठेगा कि इसमें संस्थापक एक अंग्रेज क्यों? अंग्रेज क्यों? दोस्तों अंग्रेज इसलिए, यह भी एक ब्रिटिश अधिकारी ही था, रिटायर हो चुका था, लेकिन यही क्यों? इसलिए दोस्तों संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि ब्रिटिश हमारे समाज, हमारे देश पे इतने हावी थे, एक तरह से उनका ही शासन था, तो वो क्या करते थे, अगर हम उनके विरोध में कोई भी कार्य प्रारंभ करते थे, या विरोध ना ही सही अपने हित के लिए कोई मांग करते थे, तो उसको क्या करते थे, तुरंत ही उसको प्रतिबंधित कर देते थे, प्रतिबंधित कर दिया जाता था। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो बुद्धिजीवी थे, विचारक थे, उन्होंने यह निर्णय किया कि अगर इसका संस्थापक एक अंग्रेज होगा, एक ब्रिटिश होगा, तो हमें इसका लाभ अवश्य मिलेगा, अर्थात इस पे तत्काल कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। तो यह भी कहीं ना कहीं माइंड में था, इसलिए एक अंग्रेज को यहाँ संस्थापक बनाया गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद क्रमबद्ध रूप से जो है आंदोलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन चला, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग? तो आइए देख लेते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि उदारवादी चरण।
दूसरा हम कह सकते हैं उग्रवादी, उग्रवादी चरण। और तीसरा हम कहेंगे गांधीवादी, गांधीवादी चरण। दोस्तों इसको हम 3 भागों में बांट लिए, यह हमारे लिए हेल्पफुल होगा, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इनका एक निश्चित समय है, मैं बता देता हूं। उदारवादी जैसे आप 1885 से इसको 1905 तक ले सकते हैं। उसके बाद 1905 से यह 1919 तक उग्रवादी, और उसके बाद ये गांधीवादी जो है वो 1919 से कहीं ना कहीं यह स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलती रही। ठीक है दोस्तों, यह 3 चरण में हम इसको बांट के जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों उदारवादी चरण में कौन कौन से नेता थे ये भी सवाल उठेगा। इसमें उस समय क्या होता था, गांधी जी की एंट्री नहीं हुई थी, इसलिए हम थोड़ा इसको देख लेंगे। इसमें जो प्रमुख नेता थे वो आपके फिरोज शाह मेहता, आप दूसरे देश देख सकते हैं व्योमेश चंद बनर्जी, और उसके बाद आप उग्रवादी नेता में देख सकते हैं जैसा कि फेमस नाम भी है बाल पाल और लाल, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र पाल या बिपिन चंद्र पाल जिन्हें हम कहते हैं बिपिन चंद्र पाल, और तीसरे जो लाल हैं अर्थात लाला लाजपत राय, ये उग्रवादी में आते थे। और गांधीवादी में बहुत सारे नेता थे। दोस्तों यह 3 चरणों में हम इनको बांट के अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं, तत्पश्चात आपको कुछ अन्य जानकारियां दी जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और अब हम कहीं ना कहीं 1905 ईस्वी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए ईयर है, वर्ष है। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा बंगाल प्रांत था उसको कहीं ना कहीं 2 भागों में बांट दिया गया। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। बंग भंग अर्थात बंगाल का विभाजन, बंग भंग। दोस्तों यह प्रक्रिया 1905 में शुरू हुई और यह लागू भी कर दी गई। दोस्तों 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तत्पश्चात 7 अगस्त को इसके अर्थात बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुआ, एवं इस विरोध का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, और दोस्तों जो बंगाल विभाजन है उसको कहीं ना कहीं लागू कर दिया गया, अर्थात 16 अक्टूबर 16
16 अक्टूबर में यह लागू भी हो गया, अर्थात प्रभावी हो गया। यह प्रभावी भी हो गया। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, यह भी आपको समझना आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमारी जो एकता थी उसको विखंडित किया गया, अर्थात हमारी एकता में कहीं ना कहीं यह बांटने का कार्य हुआ है, अर्थात बंटवारे द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम आबादी में कहीं न कहीं फूट डालने का कार्य भी किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद ने जन्म ले लिया था और एकता का दुष्परिणाम देखने को ना मिले भविष्य में, इसलिए यह प्रक्रिया कहीं न कहीं अपनाई भी गई, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन जब हुआ है तो अभी आप जानते भी हैं, सुनने में भी आता है हमारा पश्चिमी बंगाल। बंगाल केवल नहीं सुनेंगे, केवल सुनेंगे आप पश्चिमी बंगाल। जब ये पश्चिमी बंगाल है तो पूर्वी बंगाल भी तो कोई होगा, नहीं तो बंगाल होना चाहिए। अर्थात पश्चिमी बंगाल तो है बट पूर्वी बंगाल नहीं है। पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश बन गया। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि जब ही हमारी संविधान सभा का गठन भी हो गया था, वहां से चुने भी गए थे एक मेंबर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। समझ सकते हैं आप कौन, उनकी सदस्यता भी वहां से थी, इसलिए खत्म हो गई क्योंकि बंटवारा हो गया। आइए दोस्तों वहां अभी डीपली नहीं जाएंगे, हम टेट की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ अन्य जानकारियां भी लेते चलेंगे, क्योंकि अग्रिम एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैंने बताया कि पश्चिमी बंगाल तो है, पूर्वी नहीं है। देखिए दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि आबादी के हिसाब से जहां पे अगर मिलके देखा जाए पूर्वी अर्थात पूर्वी और पश्चिमी, यह ओवरऑल देखा जाता अगर बंगाल का, तो इसमें हिंदू आबादी ज्यादा थी, हिंदुओं का बहुमत था, किंतु ऐसा बांटा गया इसको ऐसा बांटा गया कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य हो गए और पश्चिमी बंगाल में हिंदू। ओवरऑल में हिंदू ही थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इस तरह से बांटा गया कि हिंदू की संख्या यहाँ पे कम हो गई। जिस बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे उसी बंगाल के एक हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, अर्थात कहीं ना कहीं हमारी एकता में यह फूट डाली गई। क्योंकि आप सुनते भी हैं ऐसा कि अंग्रेजों का जो नीति था शुरू से, फूट डालो और राज करो, तो वह कहीं ना कहीं यहाँ लागू किया गया। तो दोस्तों बंटवारा भी हो गया, बंग भंग अर्थात विभाजित भी हो गया, और उसके बाद इस प्रक्रिया में विरोध मैंने जैसा कि बताया 7 अगस्त से चालू भी हो गया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो सर थी नाइटहुड उसको भी छोड़ दिया, एनी बेसेंट ने अपना जो उनको सर मतलब जो दिया गया था उपाधि उसको भी छोड़ दिया। तो तमाम प्रक्रिया हुई इस पे, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो ये 16 अक्टूबर है इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस, और यही नहीं,
रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया। राखी दिवस, इस दिन इन्होंने एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी और एकता का एक तरह से भाव प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रक्रिया भी हुई। आप सुनते भी हैं कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने दो देश की एक तरह से कह लीजिए राष्ट्रगान का निर्माण किया है। इसके रचयिता माने जाते हैं। अमार सोनार बांग्लादेश बन गया जो, और हमारा जनगण मन। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने राखी दिवस के रूप में मनाया और साथ में इसी दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। कहीं ना कहीं इसी समय बहिष्कार प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, इस विभाजन का बहिष्कार करते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया चली तो, लेकिन यह 1911 में इस विभाजन को विरोध के कारण, बृहद विरोध के कारण इसको कहीं ना कहीं रद्द भी कर दिया गया। क्योंकि दिल्ली दरबार लगा, उसमें जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और जो महारानी थी ब्रिटेन की मैरी, उन्होंने 1911 में जो है ये कहीं ना कहीं समाप्त भी कर दिया गया, जिसमें कह सकते हैं 1 अप्रैल। आइए देख लेते हैं थोड़ी प्रक्रिया इसकी कि यहाँ पे विरोध कैसा हुआ, किसने किया। देखिए, जब भी यह बंटवारा लागू हुआ, प्रभावी हुआ, उसी के अगले ही दिन 2 महासभाएं की गई। आनंद मोहन के द्वारा और दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा 2 बड़ी सभाएं की गई और उसमें इस प्रस्ताव का बृहद विरोध भी किया गया। दोस्तों, यह बंगाल विभाजन जो है पूरे देश में इसका विरोध हुआ। जैसे महाराष्ट्र की बात कर दी जाए तो महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री जो है केतकल, इन्होंने महाराष्ट्र में इसका संचालन किया और कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में भी इसको एक तरह से बृहद रूप दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है विरोध के परिणाम निकले कि कहीं ना कहीं जाके 1911 में इसको रद्द भी कर दिया गया। दोस्तों, आइए थोड़ी चर्चा हम 1907 पे भी कर लेते हैं और उससे पहले 1906 पे भी कर लेते हैं। दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना का कहीं ना कहीं मकसद क्या था, यह भी आपको अभी ही समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा समाज में सुनने को भी मिलता है कि यह कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता में बहुत सहायक हुए हैं। इसकी स्थापना जो है ढाका में हुआ था। ढाका जो है आप समझ सकते हैं इस समय कहाँ पे मौजूद है। तो ढाका में इसकी स्थापना हुई 1906 में। और दोस्तों, इसका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं मन में तो पहले ही था, लेकिन बाद में इसको प्रदर्शित किया गया। अर्थात हम आपकी सहायता तो करेंगे, स्वतंत्रता में सहायता करेंगे, किंतु कहीं ना कहीं इसमें अपना स्वार्थ निहित था। उनको अलग
एक राष्ट्र भी चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि उनको कहीं ना कहीं एक अलग राष्ट्र चाहिए था, या मकसद उनको पता था कि हमारा अगर हम हेल्प करेंगे तो उसके बदले हम यह अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना भी की। जैसे जिन्ना वगैरह हैं, तमाम लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ सकते हैं। तो उनका मकसद भी ये जरूर था। एनीवेज, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। 1907 की भी हम बात कर लेते हैं। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1907 में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन हुआ। और इसमें दोस्तों गरम दल और नरम दल, अर्थात कांग्रेस का बंटवारा दो भाग में हो गया। कांग्रेस में ही दो गुट हो गए, नरम दल और गरम दल। रुकिए, हम इरेज कर लेते हैं, तब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया। कौन कौन से? दो गुटों में बट गया, गरम दल एवं नरम दल। नरम दल। दोस्तों, यहाँ पे वैचारिक मतभेद था। कहीं ना कहीं मैं आपसे इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लूं कि गरम दल जो थे, जिसमें तिलक, विपिन चंद्र पाल और हमारे लाला लाजपत राय, यह सब सम्मिलित थे। तो इनका क्या मकसद था, इनकी क्या मानसिकता थी? यह चाहते थे कि हमें ऐसा शासन नहीं चाहिए जो विदेशियों द्वारा दिया गया हो। और नरम दल जो था वह ये चाहता था, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये थी कि विदेशी शासन ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे समाज के हित में हो। और भी अन्य तथ्य थे, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं वैचारिक मतभेद इतना प्रबल हुआ कि 1907 के सूरत फूट के नाम से हम जानते हैं इसे, कांग्रेस में दो गुट हो गए। और इसमें गरम दल वाले चाहते थे कि हमारे अध्यक्ष जो हैं वो लाला लाजपत राय को बना दिया जाए, लाला लाजपत को बना दिया जाए। इनकी मांग थी कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल चाहता था कि हमारा जो अध्यक्ष हो वह कौन हो? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। दोस्तों, यहाँ पे वैचारिक मत होने के कारण सेटलमेंट नहीं हो पाया और इसमें गरम दल के अध्यक्ष नहीं चुने गए। इसमें नरम दल के अध्यक्ष रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया। एक तरह से यह सूरत फूट के नाम से भी हम जान सकते हैं। यह 1907 की घटना है। दोस्तों, 1907 की चर्चा हमने कर ली, 1906 की कर ली, 1905 की कर ली। दोस्तों, हम कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु पे ही काम कर रहे हैं, इसलिए आपको अन्य चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बिंदु को समझिए। ठीक है दोस्तों।
26 दिसंबर को ये हुआ था, 26 दिसंबर। ठीक है, आइए दोस्तों अब इसमें हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल विभाजन को 1911 में खत्म कर दिया गया, और उस समय जो वायसराय थे, जैसे 1905 में तो कर्जन, लेकिन 1911 में वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, यह था वायसराय। जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटेन के ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, यह 1911 के दिल्ली दरबार की बात है। इसमें ही बंग भंग को खत्म कर दिया गया, बंग भंग को प्रभावहीन कर दिया गया। और दोस्तों मैंने बताया लॉर्ड हार्डिंग सेकंड और ब्रिटिश राजा, जो ब्रिटेन के राजा थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनके द्वारा। और यही नहीं, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से हमारे देश की राजधानी को स्थानांतरित करके कलकत्ता से दिल्ली ला दी गई। राजधानी क्या हो गई? कलकत्ता की जगह दिल्ली बना दी गई। ठीक है दोस्तों, यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान देंगे। 1912 में यह राजधानी वहां से स्थानांतरित होकर विस्थापित होकर दिल्ली हो गई। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। 1912 में ही जो हार्डिंग था उसके ऊपर बम भी फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग जिसका नाम हम सुनते हैं, उसके ऊपर क्या हुआ? बम भी फेंका गया। उसको हार्डिंग बम कांड भी बोला जाता है। दोस्तों 23 दिसंबर 1912, इसको इरेज करते हैं, तत्पश्चात आपको बताते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि हार्डिंग बम कांड, देखिए दोस्तों, इसमें यह 1912 की घटना है, 1912 ईस्वी की घटना है। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 23 दिसंबर को हार्डिंग ब्रिटिश शाह राजवंश के साथ तथा कह लीजिए राजवंश के साथ वह जा रहा था, अर्थात दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। और उसी समय उस पे बम फेंका गया, अर्थात उसकी गाड़ी पे बम फेंका गया। और बम किसने फेंका? बम फेंका रास बिहारी घोष ने। और इस पे जब एक तरह से बम फेंक के क्या करते थे क्रांतिकारी, क्या करते थे, जब भी किसी पे बम फेंका जाए, गोली फेंका जाए, उसके बाद लोग इधर उधर छिप जाते थे, चले जाते थे। तो दोस्तों बाद में इसमें गिरफ्तारी भी हुई और उसमें फांसी भी दी गई।
फांसी मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, एक तरह से कह लीजिए ये भी सम्मिलित थे, उनको भी फांसी दी गई। अर्थात इसमें दो लोगों के नाम आप जान लीजिए। मैंने कहा मीरचंद अर्थात मास्टर अमीरचंद कह लीजिए, और अवध बिहारी लाल, इनको फांसी दी गई इस बम कांड में। इसमें एक नाम हम और समझ सकते हैं, बाल मुकुंद का भी आता है, वह भी इसमें सम्मिलित थे। अर्थात 3 लोगों को फांसी दी गई। लिख ही देता हूं, बाल मुकुंद, यह 3 लोगों को इसमें फांसी भी दी गई। दोस्तों आइए अब आगे की चर्चा करते हैं और इसको हम इरेज कर लेते हैं, तत्पश्चात फिर आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। इसका भी महत्वपूर्ण रोल है। राष्ट्रवाद और आंदोलन की प्रक्रिया जो चली है उसमें यह भी एक अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो है 1914 से 1919 ईस्वी, इसमें इसकी शुरुआत हुई। और दोस्तों यह काफी विनाशकारी भी हुआ। फिलहाल इसमें भारत का क्या रोल था, भारत की क्या भूमिका थी, यह भी जानना परम आवश्यक है। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं भारत सम्मिलित हुआ, और सम्मिलित ही नहीं पूरी तरह से सम्मिलित हुआ। इसमें जो यूरोपीय शक्ति थी वो 2 गुटों में विभाजित हो गई। यूरोपीय शक्ति 2 गुटों में विभाजित हो गई, विभाजित हुई। और दोस्तों यही नहीं, समझ लेते हैं कौन कौन से। पहला गुट जो है इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एवं तुर्की एक गुट में थे, एवं जो दूसरा गुट था उसमें फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये सब सम्मिलित थे। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, यह देश इसमें सम्मिलित थे। क्योंकि इंग्लैंड इस यूरोपीय देश जो कि ब्रिटेन आप जानते भी हैं, यह पूरे वर्ल्ड में एक तरह से ऐसा कहा भी जाता है इसका सूर्य डूबता नहीं था। अर्थात इसका राज जो था वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे था एक बार। तो दोस्तों चूंकि इस युद्ध में यह भी सम्मिलित था प्रथम या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो कहीं ना कहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में या कह लीजिए ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में ये हितकारी नहीं था। अर्थात इसमें धन और सैन्य बल अर्थात आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से
इसमें सहयोग की आवश्यकता इंग्लैंड को भी पड़ी, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड में भारत से भी बहुत सारे सैनिक गए। यही नहीं दोस्तों, इसमें इस समय जो है, जो यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ के उनका कार्यकाल भी देख लेंगे। यहाँ के वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग, यह जो है 1910 से 1916 इनका कार्यकाल है। तो यह कहीं ना कहीं भारत में एक तरह से कह लीजिए सांप्रदायिक सहयोग के लिए पूरी तरह तत्पर हो गया। और यही नहीं, इसमें तिलक और गांधी जो है, चूंकि इन लोगों का अपना मीटिंग हुआ होगा, और उसमें तिलक और गांधी जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए पूरी तरह से लग गए। कौन कौन? तिलक और गांधी। लेकिन एक समझौते के तहत कि हमें जो है कहीं ना कहीं या तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, फिलहाल उस पे जो है कोई डिसीजन आगे नहीं लिया गया, केवल हामी भर दी गई कि ठीक है हो जाएगा जो तुम्हारी डिमांड है, लेकिन उस पर कोई एक्शन बाद में लिया नहीं गया। केवल एक भ्रम था ये कि हम इनका सहयोग करेंगे और ये हमारा सहयोग करेंगे। मैंने बताया दोस्तों, इसमें चूंकि इंग्लैंड भी शामिल था और इनको धन की और सैन्य सहायता की आवश्यकता भी थी, इसलिए इन्होंने इस समय लॉर्ड हार्डिंग जो यहाँ का वायसराय था, उसने क्या किया, कहीं ना कहीं गांधी और तिलक जी को अपने पक्ष में किया। समझौते के तहत किसको किसको? तिलक और गांधी को, इन दोनों को अपने पक्ष में किया। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी यह मानसिकता बना ली कि हाँ यह हमारा सहयोग करेंगे, और इन्होंने गांव-गांव घूमकर धन एवं सेना एकत्र की। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, कि ब्रिटेन के युद्ध में अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम इनकी सहायता करेंगे, जिसका हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगा हमारी स्वतंत्रता या सुशासन में। एनीवेज आगे देखते हैं। यह दिसंबर 1914 में जब ही ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, भूपेंद्र नाथ बसु जो हैं वो अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं मद्रास में हो रहा है, और वहां पे राष्ट्रवादी युद्ध में, अर्थात इसको एक राष्ट्रवादी युद्ध बोला गया, और इस युद्ध में पूर्ण समर्थन या सहयोग देने की बात कही गई। मैंने आपको बताया कि 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास की बात है, ये दिसंबर 1914। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं इस साम्राज्यवादी युद्ध में पूर्ण रूप से भारत का समर्थन था, धन और सैन्य दोनों तरीके से। और यही नहीं, इस अधिवेशन में विजय की कामना भी की गई। किसकी? ब्रिटेन की, अर्थात साम्राज्यवादी जो युद्ध था उसमें ब्रिटेन की कामना कांग्रेस ने की। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ उसमें निहित था, ये अलग बात है। दोस्तों, लॉर्ड गवर्नर जो हैं, अर्थात गवर्नर जो हैं हमारे उस समय कौन थे? टेंटलैंड। कौन थे? टेंटलैंड थे। उनकी उपस्थिति में कह लीजिए
यह जो अधिवेशन हुआ, ऐसा कह सकते हैं प्रथम ऐसा कोई गवर्नर था जो कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुआ था, और वो भी मद्रास में। उसका नाम था पेंटलैंड। प्रथम ऐसा अंग्रेज था। दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई, संयुक्त अधिवेशन हुआ। और दोस्तों इस अधिवेशन का स्थान लखनऊ तय किया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसको इरेज करते हैं। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों यह 1916 में किया गया। दोस्तों यही नहीं, इसमें क्या प्रमुख है, क्यों इसकी चर्चा की जाए, इसको आइए देख लेते हैं। 1916 में यह किया गया और ये एक संयुक्त अधिवेशन था। क्या था? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन कौन था इसमें सम्मिलित? क्यों संयुक्त कहा गया? इसमें मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस सम्मिलित थे। इसकी अध्यक्षता जो है जिन्ना कर रहे थे, एवं कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वह अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। मजूमदार। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं एक समझौता भी किया गया। इसमें एक समझौता किया गया, अर्थात जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि उसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता, अर्थात समझौता। इसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो युद्ध के कारण थे वह भी जान लेना आवश्यक है। दोस्तों मुस्लिमों ने अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। अर्थात दोस्तों कहीं ना कहीं यह हम जरूर जानते भी हैं कि जब भी बंटवारा हुआ है तो ऐसा भी बंटवारा हो सकता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इस समय वह इस तरह से मानते ही नहीं। वह कह देते कि दिल्ली में हमने बहुत काफी निर्माण किया है, दिल्ली हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने थोड़ी तो हेल्प जरूर की होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग ही प्रतीत होते हैं। एनीवेज दोस्तों मैंने क्या बताया आपसे कि ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो युद्ध हुआ उसके कारण मुस्लिमों में क्या हुआ, चूंकि टर्की इस समय टर्किये के नाम से जाना जाता है, टर्किये, उसने फिर अपने नाम को चेंज किया है। पहले तुर्की था, फिर टर्की हुआ, फिर टर्किये हो गया है। एनीवेज तो वहां पे मुस्लिम अधिक हैं। युद्ध हुआ, मुस्लिम और अंग्रेज दोनों अर्थात सेना में एक ही पक्ष की हानि नहीं होती, हानि भी हुई। इस वजह से कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना मुस्लिमों में उत्पन्न हुई। और दोस्तों यही नहीं, 1916 ईस्वी को लखनऊ में मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार के मध्य अर्थात पूरे ग्रुप के मध्य एक समझौता हुआ। मैंने इसीलिए यह समझौता लिखा है। एक
समझौता हुआ क्या, जिसके अंतर्गत एक संयुक्त समिति की स्थापना हुई। संयुक्त समिति अर्थात उसमें केवल कांग्रेस का केवल मत नहीं चलेगा, ना ही केवल मुस्लिम लीग का मत नहीं चलेगा, मतलब एक पक्ष का मत नहीं चलेगा, दोनों सर्वसम्मत से उसमें कार्य करेंगे। यही नहीं दोस्तों, मैंने ये भी आपको बता दिया कि इनका मंतव्य क्या था। इनका मंतव्य क्या था, इन्होंने किस लिए हेल्प की है स्वतंत्रता में, कहीं ना कहीं इनका माइंड सेट था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह समझौता कांग्रेस और लीग जो है योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस और लीग, ये समझौता जो है किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, कांग्रेस और, जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस लीग योजना, कांग्रेस लीग योजना के नाम से यह जाना गया। कांग्रेस लीग योजना के नाम से यह जाना गया। दोस्तों समझौता किसी एक पक्ष में नहीं किया जाता है, जब दोनों पक्ष के हित समान हों तब कोई समझौता सक्सेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बताया, कांग्रेस और लीग योजना जो है इस समिति का एक तरह से कह लीजिए नाम ही था, ठीक है दोस्तों। यही नहीं, लखनऊ समझौता जो है इसका विरोध जो है, विरोध भी हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके विचारों से कुछ हमारे बुद्धिजीवी नेता परिचित थे, इसलिए इसका विरोध भी किया कि समझौता क्यों किया जाए। इस विरोध में मदन मोहन मालवीय सर्वप्रथम थे। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का जो है विरोध किया। विरोध किया किसने, मदन मोहन मालवीय ने, मालवीय ने इसका विरोध किया। ठीक है दोस्तों। तो यह आपका कह लीजिए एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस पे हमने चर्चाएं की। दोस्तों आपको पेट एवं अन्य एग्जाम के लिए हमारी मैराथन देखनी होगी। मैराथन जितने भी पढ़ रहे हैं उसको देखिए, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आने हैं, अलग कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों केवल पेट ही नहीं, जो भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब में यह बिंदु जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।